हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुज शुक्ला फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं बच्चों? क्या हाल चाल है? कैसी पढ़ाई चल रही है आप लोगों की? उम्मीद है सारे बच्चे ऑनलाइन वीडियोस स्टेप बाय स्टेप जो उनको मिल रहे हैं उनसे वो अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। ऐसे ही आप सभी बच्चे वीडियोस को निरंतर स्टडी करते रहिए। बेटा, हम लोग परमाणु की संरचना तथा स्पेक्ट्रमों की उत्पत्ति चैप्टर पढ़ रहे हैं इस समय, जिसका आज लेक्चर नंबर 5 हम स्टडी करेंगे। लास्ट टर्म पे मैंने आपको पढ़ाया था कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर स्थायी कक्षाओं में परिक्रमण करता है तो स्थायी कक्षाओं की त्रिज्या कितनी होती है, रेडियस कितनी होती है, और इसके साथ में मैंने आपको बताया था कि स्थायी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का वेग कितना होता है। आज बेटा हम लोग जानेंगे स्थायी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होती है, ठीक है, एनर्जी कितनी होती है। तो आज का बेटा जो हमारा टॉपिक है वो है स्थायी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। स्थायी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होती है, ऊर्जा क्या होती है। तो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों कक्षा में परिक्रमण करता है तो उसके पास बेटा दो एनर्जी होती है। एक तो m द्रव्यमान का कण है और v वेग से घूमता है, परिक्रमण करता है, तो उसके पास गतिज ऊर्जा होती है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी होती है। दूसरा, नाभिक पे प्लस जेडी कूलाम का धनावेश है, डायग्राम आपके पास बना हुआ है लास्ट वीडियो में, और इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है और दोनों ही चार्ज एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर दो आगे से दूसरे से स्मॉल r डिस्टेंस पर सिचुएटेड हैं, रखे हुए हैं, तो उनके बीच पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, यानी स्थितिज ऊर्जा भी होती है। तो अर्थात परमाणुओं के पास गतिज ऊर्जा भी होती है और स्थितिज ऊर्जा भी, इलेक्ट्रॉन के पास गतिज ऊर्जा भी होती है और स्थितिज ऊर्जा भी होती है। अगर इन दोनों एनर्जीज को हम लोग ऐड कर दें, जोड़ दें, तो उसकी कुल ऊर्जा निकल आएगी, यानी टोटल एनर्जी उसकी फाइंड हो जाएगी। राइट, आइए देखिए। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बेटा होती है k बराबर हाफ mv स्क्वायर। के बराबर कितना होता है? हाफ mv स्क्वायर। राइट, अगर आप mv स्क्वायर की यहां पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो तो k इज इक्वल टू हाफ, और mv स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में आपने फाइंड की थी। जरा सोच कर बताइए कि क्या वैल्यू आपने mv स्क्वायर की फाइंड की थी। mv स्क्वायर की वैल्यू बेटा हम लोगों ने क्या फाइंड की थी? mv स्क्वायर की वैल्यू फाइंड की थी हमने जेडी स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। ये mv स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में आपने फाइंड की। तो mv स्क्वायर इज इक्वल टू जेडी स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। जब हम यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आ जाएगा जेडी स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। यह बेटा के बराबर आ जाएगा जेडी स्क्वायर अपॉन 4 टू जा 8 हो जाएगा 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। ये इसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड हो जाएगी, यानी इसकी गतिज ऊर्जा आ जाएगी। राइट, k इज इक्वल टू जेडी स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू स्मॉल आर। अब हम लोग निकालेंगे इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा।
इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? U इज इक्वल दो आवेश, न्यूक्लियस पे प्लस जेडी कूलाम का आवेश था और इलेक्ट्रॉन पे माइनस डी कूलाम का आवेश था। दो आवेश एक दूसरे से अगर आर दूरी पर है तो उनकी पोटेंशियल कितनी हो जाएगी? 1/4πε0 Q1 Q2 अपान आर। Q1 माने जेडी, Q2 माने माइनस ई, इलेक्ट्रॉन का आवेश है और दोनों के बीच की दूरी स्मॉल आर है। तो U इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस का जेडी स्क्वायर अपान 4πε0 इंटू आर। तो ये बेटा इसकी गतिज ऊर्जा निकालेंगे और ये इसकी स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे। अगर हम इन दोनों ऊर्जाओं को जोड़ दें तो इसकी कुल ऊर्जा आ जाएगी, यानी टोटल एनर्जी आ जाएगी। तो क्या लिखेंगे? अतः इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा को हम कैपिटल ई से डिनोट करेंगे और बराबर हो जाएगा के प्लस यू। तो ई बराबर के का मान कितना था? जेडी स्क्वायर अपान 8πε0 इंटू आर है। तो बेटा यहां प्लस, लेकिन इस माइनस की वजह से क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा जेडी स्क्वायर अपान 4πε0 इंटू आर। अगर यहां पर हम 2 का मल्टीप्लाई नीचे कर दें और 2 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दें तो कैपिटल ई बराबर एलसीएम कितना मिल जाएगा? 8πε0 इंटू आर और 2 जेडी स्क्वायर में से जेडी स्क्वायर जाएगा, क्या जाएगा? माइनस का जेडी स्क्वायर। तो ये हमारी इसकी एनर्जी आ जाएगी E इज इक्वल टू माइनस जेडी स्क्वायर अपान 8πε0 इंटू स्मॉल आर। अब हम क्या करेंगे? यहां पे स्मॉल आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। स्मॉल आर का मान कितना था बेटा? स्मॉल आर की वैल्यू लास्ट वीडियो में आपने फाइंड की थी, वो वैल्यू हम लोग यहां पर लगा देंगे। चूंकि आप जानते हैं स्मॉल आर इज इक्वल टू होता है 5m जेडी स्क्वायर, बल्कि स्मॉल आर की वैल्यू n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन πm जेडी स्क्वायर। अतः कैपिटल ई बराबर माइनस जेडी स्क्वायर अपॉन 8πε0 इंटू आर की जगह पर हो जाएगा n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन अपॉन ये ऊपर जाएगा तो πm जेडी स्क्वायर हो जाएगा। तो बेटा ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो कैपिटल ई इज इक्वल टू माइनस ये जेड स्क्वायर हो जाएगा, एम हो जाएगा और ई की पावर 4 हो जाएगी अपॉन 8πε0 स्क्वायर हो जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा और h स्क्वायर। तो ये बेटा इसकी टोटल एनर्जी आ जाएगी कैपिटल E इज इक्वल टू माइनस जेड स्क्वायर एम ई की पावर 4 अपॉन 8πε0 स्क्वायर h स्क्वायर n स्क्वायर। राइट, इसे हम क्वेश्चन नंबर 3 समझते। नोट करो सारे बच्चे इसको।
तो ये बेटा इसकी एनर्जी आ गई, कैपिटल E इज इक्वल टू माइनस जेड स्क्वायर एम ई की पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर एन स्क्वायर। जेड परमाणु कांस्टेंट, एम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कांस्टेंट, ई एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतीयता कांस्टेंट और एच प्लैंक कांस्टेंट। तो अगर ये सारे कांस्टेंट हटा दिए जाए तो कैपिटल E प्रोपोर्शनल किसके आ जाएगा 1 अपॉन एन स्क्वायर। इसका मतलब यह हुआ कि स्थायी कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती है वो भी कक्षा की संख्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मीनिंग क्या हुआ कि कक्षा की संख्या जितनी कम होगी, छोटी होगी, उस कक्षा में परिक्रमण करते इलेक्ट्रॉन की एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। अर्थात पहली दूसरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा होती है, जबकि आउटर ऑर्बिट में परिक्रमण करते इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होती है। तो यहां पर नोट करेंगे सारे बच्चे कि स्थायी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है वो E प्रोपोर्शनल 1 अपॉन एन स्क्वायर होता है। इस टू बी राइट, समझ में आया बेटा सब? कोई डाउट किसी को? ये बेटा हो गया हमारा स्थायी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। अब देखिए तो स्थायी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो E बराबर माइनस जेड स्क्वायर एम ई की पावर 4 अपॉन 8 पाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर एन स्क्वायर। बोहर के तीसरे प्रतिबंध, बोहर का तीसरा प्रतिबंध आवर्ती प्रतिबंध कह रहा है। तो बोहर के आवर्त प्रतिबंध से अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जाता है तो वहां वो 10 टू पावर माइनस 8 सेकंड रुकने के बाद फिर अपनी कक्षा में वापस आता है, बैक होता है, राइट। और इस समय वो ऊर्जा को विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में उत्सर्जित करता है। अगर उन विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति कितनी हो, न्यू, तो बोहर ने कहा था न्यू बराबर E2 माइनस E1 अपॉन एच। तो बेटा अगर हम न्यू बराबर 1 अपॉन एच को अलग कर दें और यहां पर एनर्जी दूसरी कक्षा की रखें तो माइनस जेड स्क्वायर एम ई की पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर n2 स्क्वायर। n की जगह पर क्या हो जाएगा n2 स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा जेड स्क्वायर एम ई की पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर n1 स्क्वायर। क्लियर? तो ये हो जाएगा न्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एच तो था ही, और इनमें कॉमन क्या मिल जाएगा, कॉमन मिल जाएगा जेड स्क्वायर एम ई की पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर। जेड स्क्वायर एम ई की पावर 4, जेड स्क्वायर एम ई की पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर सेम एज ए कॉमन आ जाएगा। पॉजिटिव टर्म पहले लिख देंगे 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। तो ये बेटा आ जाएगा न्यू इज इक्वल टू जेड स्क्वायर एम ई की पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h2 इन ब्रैकेट 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2। इस फार्मूले की हेल्प से हम उत्सर्जित प्रकाश की आवृत्ति फाइंड कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं। जेड स्क्वायर एम ई की
पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h क्यूब 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2। अब जो एनर्जी विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में बाहर आएगी, अगर हम उसकी तरंगदैर्घ्य निकालना चाहें या तरंग संख्या निकालना चाहें, वेव नंबर फाइंड करना चाहें, तो कैसे फाइंड करें? ओके, तो बेटा इसका हम क्या फाइंड करेंगे? वेव नंबर, तरंग संख्या, तरंग संख्या होती क्या है? 1 मीटर लंबाई में उपस्थित या एकांक लंबाई में उपस्थित तरंगों की संख्या ही तरंगदैर्घ्य कहलाती है, तरंग संख्या कहलाती है। और तरंग संख्या की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 अपॉन लैम्डा। ठीक, चूंकि लैम्डा बराबर न्यू बराबर किसके होता है? सी अपॉन लैम्डा। न्यू बराबर किसके होता है? सी अपॉन लैम्डा। तो अगर लैम्डा बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? सी अपॉन न्यू, या 1 अपॉन लैम्डा बराबर निकालेंगे तो न्यू अपॉन सी। तो तरंग संख्या 1 अपॉन लैम्डा बराबर होता है न्यू अपॉन सी। न्यू की वैल्यू बेटा हम फाइंड कर चुके हैं, जेड स्क्वायर एम ई की पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच क्यूब, और ये साथ में सी हो जाएगा, और इन ब्रैकेट 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल। इसमें बेटा अगर हम जेड स्क्वायर को छोड़ दें तो ये बचेगा m ई की पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच क्यूब सी। ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी, जहां m ई की पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच क्यूब सी ये कहलाता है रिडबर्ग नियतांक। इसकी वैल्यू होती है कैपिटल आर। इसको हम लोग कहते हैं रिडबर्ग नियतांक, कैपिटल आर, और इसकी वैल्यू होती है 1.097 इंटू 10 टू पावर 7। 1.097 इंटू 10 टू पावर 7। तो ये आ जाएगा माइनस जेड स्क्वायर आर इन ब्रैकेट 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2। ये हमारी लैम्डा फाइंड होगी। अब अगर हाइड्रोजन के लिए फाइंड करना है तो परमाणु क्रमांक जेड का मान 1 रख देंगे, तो 1 अपॉन लैम्डा बराबर ये हो जाएगा माइनस क्यों होगा यहां पर जेड स्क्वायर आर इन ब्रैकेट 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2। तो इससे हम लोग वेव नंबर फाइंड कर लेंगे, तरंग संख्या निकालेंगे। नोट करो बेटा इसको। ये वैल्यू बेटा यहां पर फिर से यहां पर हम लिख रहे हैं, दिख नहीं रही है आपको। 1.097 इंटू 10 टू पावर 7 मीटर इनवर्स, यानी प्रति मीटर होती है, राइट। तो इस प्रकार से ये सारी चीजें आज आपने देखी। उम्मीद है बेटा सभी बच्चों को आज का ये वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। सारे बच्चे इसी प्रकार से वीडियोस को पढ़ते रहिए और अपनी ऑनलाइन स्टडी जारी रखिए तथा आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। दैट्स ऑल।